अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पोर्शन पार्ट 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे और अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो करंट टॉपिक है जहाँ तक हम पहुँचे थे दैट इज़ इनफाइनाइट सीरीज़। इनफाइनाइट सीरीज़ में हम सबसे पहले इनफाइनाइट सीरीज़ की डेफिनेशन को देखते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज़ क्या है। An infinite series is said to be convergent if the partial sums tends to be finite and definite limit as n approaches to infinity। कि आप अगर इसका पार्शियल सम लेते हैं और n इन्फिनिटी अप्लाई करवाते हैं तो अगर आप लोगों को उसका कोई डेफिनेट आंसर या फाइनाइट आंसर आप लोगों को मिलता है, पॉजिटिव एंड डेफिनेट आंसर मिलता है, तो फिर हम उसको कहते हैं कि वो जो सीरीज़ है इनफाइनाइट सीरीज़ जो है दैट इज़ कन्वर्जेंट। अच्छा, अब इनफाइनाइट सीरीज डाइवर्जेंट कब होती है? कोई भी इनफाइनाइट सीरीज डाइवर्जेंट तब होती है जब हमारे पास उसका जो पार्शियल सम्स हैं जब उन पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करवाया जाता है तो वो हमारे पास आंसर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी रिटर्न करें। कैसे? लेट सपोज ये यहाँ पर कन्वर्जेंट की हमने ये ज्योमेट्री की एक सीरीज दी हुई थी 1 + 1/4 1/4 स्क्वायर सोन। तो इसका जब अप टू इन्फिनिट टर्म हमने सम लिया है तो a1/1 माइनस r फार्मूला अप्लाई करवाया तो हमारे पास इसका कोई डेफिनेट आंसर आया 4/3। इस वजह से ये हमारे पास क्या हो गई है, ये हमारे पास कन्वर्जेंट है। जबकि दूसरी तरफ 1 + 1/2 1/3 एंड अप टू सोन 1/n², ये एक हार्मोनिक सीरीज है। हार्मोनिक सीरीज है तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसको देखें, ये फर्स्ट टर्म है 1 तो 1 ग्रेटर है 1/2 से। इसी तरह 1/2 + 1/3 ये हमारे पास ग्रेटर है 1/4। अगर दोनों को 1/4 ले लें, ठीक है, तो ये ग्रेटर सम वैल्यूज़ हैं तो ग्रेटर वैल्यूज़ का सम इनसे ऑब्वियसली ग्रेटर होगा। तो 1/2 और 1/3 का सम जब इनको ऐड किया 1/4 को तो 1/2 बना। इसी तरह नेक्स्ट 4 टर्म्स ले ली तो इस साइड पे 1/8 सबका राइट कर दिया क्योंकि तमाम टर्म्स जो हैं वो 1/8 से ग्रेटर हैं तो 1/2 आ गया। इसी तरह फिर नेक्स्ट 8 टर्म्स लेंगे, सबका आंसर इस साइड पे नेक्स्ट टाइम 1/16 ले लेंगे इधर तो हमारे पास 1/2 आ गया। इसका मतलब ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये ग्रेटर हैं किन से, 1/2 से। तो ये सारी जो सीरीज़ है तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी जगह पे हम अगर रिप्लेस कर दें s = 1/2 1/2 एंड अप टू सोन तो ये क्या बन रही है n/2 से। तो n/2 पे जब लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, डाइवर्जेंट। तो मैं कंपैरिजन टेस्ट से कह सकता हूँ कि देखें अब जो ये वाली सीरीज़ है, दूसरी जो सीरीज़ थी जो एक्चुअल सीरीज़ है लेट्स सपोज वो हमारे पास इससे ग्रेटर है। देखिए ना, एक्चुअल सीरीज़ ये थी और ये वाली जो सीरीज़ का आंसर हमने फाइंड आउट किया n/2 जो कि डाइवर्जेंट है इससे ग्रेटर थी। तो डाइवर्जेंट दूसरी जो सीरीज़ है इसको लेट सपोज S1 कह देता हूँ तो S1 से ग्रेटर थी। तो अगर ये डाइवर्ज कर गई है, ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है अब ये S1 छोटी डाइवर्ज कर गई है तो बड़ी पक्की बात है कि डाइवर्ज कर जाएगी। कंपैरिजन टेस्ट यही है कि u अगर लेस और इक्वल टू, अगर ये हमारे पास कुछ दो पॉजिटिव टर्म सीरीज हैं और u लेस है v से, अगर बड़ी कन्वर्ज करेगी तो छोटी भी कन्वर्ज कर जाएगी और अगर छोटी डाइवर्ज करेगी तो बड़ी भी, इफ vn डाइवर्जेस देन un डाइवर्जेस। कि अगर हमारे पास छोटी डाइवर्ज करे तो बड़ी डाइवर्ज कर जाएगी और अगर बड़ी कन्वर्ज करे तो छोटी कन्वर्ज कर जाएगी। तो ये हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट है। मैंने कंपैरिजन टेस्ट से देखा कि छोटी सीरीज डाइवर्ज कर रही थी तो इस वजह से बड़ी भी डाइवर्ज कर जाएगी। तो ये मेरे पास कंपैरिजन टेस्ट से के जरिए हमने समेशन 1/n को क्या कर दिया है, डाइवर्जेंट प्रूव कर दिया है। अच्छा, इसको जिस तरह 1/n है इसको प्रूव करने के वैसे और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो लेट सपोज अगर मैं बात करूं कि जब भी इसको प्रिपेयर करता हूं 1/n सीरीज़ को जब भी देखता हूं तो मेरे माइंड में हमेशा जो टेस्ट आता है वो कंपैरिजन टेस्ट की बजाय वो इंटीग्रल टेस्ट आ रहा होता है। मतलब मैं इसको कुछ टेस्ट जो हैं रियल एनालिसिस के अंदर भी हम देखते हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं कि हम आम रूटीन में किस किस टाइप के टेस्ट देखते हैं।
इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है, क्योंकि सीरीज आप लोगों ने ऑब्वियसली पीपीएससी के हवाले से रियल एनालिसिस के अंदर भी देखनी है। तो इंटीग्रल टेस्ट वैसे मुझे चाहिए कि मैं तरतीब से सारे सारे लिख दूं, इसके बाद मैं बाकी लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने यू 1/n को किस हिसाब से याद रखा हुआ है, वो इंटीग्रल टेस्ट के हवाले से याद रखा हुआ है। इंटीग्रल टेस्ट क्या कहता है? इंटीग्रल टेस्ट हमें ये कहता है कि अगर कोई भी हमारे पास इसी टाइप की सीरीज हो, समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an, तो अगर ये समेशन इस टाइप की अगर सीरीज हो, इसके लिए ये जो है 1 टू इन्फिनिटी अगर ये सीरीज है, ये कन्वर्ज करेगी अगर 1 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये मेरे पास क्या है, यानी कि यूं कह लें कि ये ए एन को ही मैं एफ ऑफ एक्स रख रहा हूँ ना, अगर ये इसका इंटेग्रल सिर्फ ये है कि वेरिएबल ए एन की जगह पे जहां जहां एन होगा ना वहां पे वेरिएबल एक्स पुट कर दूंगा, अगर वो इंटेग्रल कन्वर्ज कर जाए तो ये समेशन भी कन्वर्ज कर देगा। और इसी तरीके से समेशन ए एन डाइवर्ज करेगा अगर ये 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये डाइवर्ज करे। तो कितना एक इंटरेस्टिंग सी जो कह लें कि हमारे पास सिचुएशन है, हम इसको देखते हैं कि ये कैसे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम अप्लाई करवाते हैं अपने इस समेशन 1/n के ऊपर, कि लेट सपोज सीरीज है मेरे पास समेशन 1/n, उसके ऊपर मैं इसी को अप्लाई करवाता हूँ। ओके, ये सीरीज ले लेता हूँ, समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/n। ये सीरीज को चेक करना डाइवर्जेंट है कि नहीं, तो मैं क्या ले लूँगा 1 टू इन्फिनिटी 1/x dx, इसको चेक कर लेता हूँ। तो जाहिर है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इन्फिनिटी की जगह पे मैं लेट सपोज t कह देता हूँ, t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 टू t 1/t dt। ओके जी, 1/t को इंटीग्रेट करूँगा तो ln ऑफ बेसिकली 1/x था ना इसके अंदर, तो ln ऑफ x 1 टू t, तो ये आ जाएगा जी लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ln ऑफ t माइनस ln ऑफ 1। ln ऑफ 1 हमारे पास पता है हमें 0 होता है, तो लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ln ऑफ t, तो आप t की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये डाइवर्ज कर रही है, तो इस वजह से ये जो समेशन है n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/n, ये भी क्या करेगा, डाइवर्जेंट होगा। तो मैंने 1/n और 1/n स्क्वायर को याद इस इंटीग्रल के पॉइंट ऑफ व्यू से किया हुआ है, तो ये एक बड़ा ही एक आसान प्रोसीजर है आप लोगों को याद रखने का। तो इसी तरीके से इससे रिलेटेड और जो छोटे छोटे सीरीज मतलब इनफाइनाइट सीरीज के हवाले से, एक तो कंपैरिजन हमने देख लिया कि इसके टोटल जो टेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, वो हम देखना चाह रहे हैं। तो उन टेस्ट को मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनके जो टेस्ट के नेम्स हैं ना, जो जो उनके अंदर डाइवर्जेंट टेस्ट। अच्छा याद रखें, मैं समेशन 1 वेरीज, क्योंकि इन्फिनिट की बात कर रहा हूँ, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an, उसको मैं समेशन an लिख लूँगा अगर शॉर्ट फॉर्म के लिए। अदरवाइज इसी तरह समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी bn, उसको मैं समेशन bn लिख रहा हूँ, और समेशन के बगैर bn लिखूंगा तो इसका मतलब सिर्फ वो सिंगल टर्म होगी, ठीक है ना, क्योंकि कहीं पे टर्म लिखने की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा अब याद रखें, डाइवर्जेंट टेस्ट ये कहता है कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an नॉट इक्वल टू 0, अगर मैं nth टर्म की लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लूँ और वो उसका आंसर 0 ना आए, तो फिर पक्की बात है कि वो जो इनफाइनाइट सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगी। ये सिर्फ डाइवर्जेंट को चेक करने का टेस्ट है कि डाइवर्जेंट का पक्का पता चल जाता है कि nth टर्म का पे लिमिट अप्लाई करवा लें, अगर 0 के अलावा कोई आंसर आ गया तो पक्की बात है कि वो डाइवर्जेंट होगी। अच्छा दूसरा टेस्ट जो है, अच्छा इसका एक और चीज भी है कि कन्वर्जेंट के लिए पक्की बात है कि लिमिट 0 होती है, लेकिन लिमिट 0 कन्वर्जेंट, यानी कि इसका आप लोग कन्वर्स ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कन्वर्जेंट हो ना सीरीज, यानी कि सीरीज अगर हमारे पास कन्वर्जेंट हो तो फिर हम उससे कह सकते हैं कि लिमिट जो है हमारे पास क्या होगी,
0 होगी, या यूँ मैं कह लूँ if summation n varies from 1 to infinity an convergent, this implies that limit n approaches to infinity an is equal to 0। अच्छा ये तो बात है, लेकिन 0 हो जाए तो फिर कन्वर्जेंट होगी, ये बात पक्की नहीं है। इस वजह से सिर्फ डाइवर्जेंट के लिए कह सकते हैं कि 0 ना हो तो डाइवर्जेंट कन्फर्म है, तो और 0 हो तो फिर हमें आइडिया नहीं होता उसका कोई भी। तो ये सिर्फ डाइवर्जेंट चेक करने के लिए है, इसको हम सिर्फ डाइवर्जेंट टेस्ट कहते हैं। दूसरे टेस्ट का नाम है हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में ये करते हैं कि समेशन ए एन और समेशन बी एन, कोई सी हमारे पास दो जो है ना सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज, तो अगर इनकी तमाम टर्म्स ईच ए एन लेस आर इक्वल टू बी एन हो, कि अगर एक सीक्वेंस की, ये एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी में लिख लेता हूँ, चले इनके साथ, अगर इनकी तमाम टर्म्स के अंदर ये रिलेशन हो कि हर टर्म nth टर्म दूसरी टर्म से क्या है, लेस है, तो सुन लें, अगर लेस छोटी वाली समेशन ए एन, अब ये जो थी टर्म थी एन और समेशन ए एन का मतलब पूरी सीरीज है, समेशन ए एन छोटी अगर डाइवर्ज करेगी तो फिर बड़ी भी डाइवर्ज करेगी। और दूसरे नंबर पे क्या है, अगर बड़ी कन्वर्ज करेगी तो फिर छोटी भी कन्वर्ज करेगी। तो ये वही एग्जांपल है जो अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर यूज की, कि ये 1/2 एन, ये वाली हमारे पास छोटी थी सीरीज, ये वाली छोटी थी, ये वाली बड़ी थी, छोटी सीरीज डाइवर्ज करेगी तो बड़ी सीरीज भी हमने डाइवर्जेंट ले ली थी अभी। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट। अच्छा, कंपैरिजन टेस्ट की एग्जांपल भी देख लेते हैं यहाँ पर, कि कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास अगर कहीं पे अप्लाई होता है तो क्या हमें डायरेक्ट वो मिल जाएगा। एग्जांपल मैंने उसकी डाइवर्जेंट टेस्ट की भी कोई एग्जांपल नहीं दी। डाइवर्जेंट टेस्ट के लिए एग्जांपल हम क्या देते हैं, एग्जांपल जो है डाइवर्जेंट टेस्ट, ये मैं डाइवर्जेंट टेस्ट की एग्जांपल लिख रहा हूँ। डाइवर्जेंट टेस्ट की एग्जांपल कोई भी ले लेता हूँ मैं, जिसमें 5n + 2/3n + 1। अच्छा जी, जनरल मैंने राइट कर ली है। तो इसकी nth टर्म पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करवाते हैं। an इसकी क्या होगी, nth टर्म 5n + 2/3n + 1, इस पे करवा देते हैं लिमिट अप्लाई। ये मैंने ऐसी ली जिसमें से n इजीली कॉमन लिया जा सके ना। तो यहाँ से n कैंसिल आउट होने के बाद मेरे पास क्या चीज़ बच जाएगी, 5 जब n इन्फिनिटी अप्लाई करूंगा तो 2/∞ और 5/∞ 0 हो जाएगा, तो 5/3 आया, n के आंसर 0 नहीं आया। और हमने ये कहा था डाइवर्जेंट टेस्ट में कि अगर लिमिट an अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an 0 ना आए तो डाइवर्जेंट है। इसका मतलब ये वाली सीरीज क्या हो गई है, डाइवर्जेंट हो गई है। ये लें जी, डाइवर्जेंट के लिए मैंने जो है ना एक एग्जांपल राइट कर ली थी। अब इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जो कि कंपैरिजन टेस्ट, वैसे तो कंपैरिजन टेस्ट को हम वो कर चुके हैं, उसके अंदर भी हम अपने प्रीवियस पार्ट में भी कर चुके कंपैरिजन टेस्ट को। चलें अब हम चूंकि तमाम टेस्ट को ही देख रहे हैं, एग्जांपल कंपैरिजन टेस्ट की भी ले लेते हैं। एग्जांपल कंपैरिजन टेस्ट, अब हम कंपैरिजन टेस्ट की भी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, कंपैरिजन टेस्ट में डाइवर्जेंट की भी एक देख लेते हैं, एक कन्वर्जेंट की देख लेते हैं, ताकि दोनों तरह की एग्जांपल से हमें आइडिया हो जाए कि कंपैरिजन टेस्ट में कन्वर्जेंट कैसे आइडिया लगाते हैं। क्योंकि 1/n² मुझे कन्वर्जेंट पता है, मैं थोड़ा सा उससे कोई ऐसे ले लेता हूँ कि
1/1 प्लस एन स्क्वायर, ये सीरीज देखना चाह रहा हूँ। अब मुझे पता है कि ये सीरीज 1/n स्क्वायर से क्या है, लेस है, और ये इसका मुझे पता है कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है। अब बड़ी सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब बाय कंपैरिजन टेस्ट 1/1 प्लस एन स्क्वायर भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अच्छा, इसी तरह डाइवर्जेंट की देख लेता हूँ मैं। डाइवर्जेंट में कोई भी ले लेता हूँ, n+5/n स्क्वायर प्लस 4, ये ऐसी ले ली जिसमें n का डिफरेंस हो ना। तो ये सीरीज, इसके अंदर हमें पता है कि इसका जो nth टर्म है, ये ले लेता हूँ, मतलब यहाँ पे ये सीरीज थी ना, यहाँ पे समेशन 1/n स्क्वायर थी, तो n टर्म का आपस में कंपैरिजन देखा, तो इसकी n टर्म है n+5/n स्क्वायर प्लस 4, तो ये किससे ग्रेटर होगी, n+5/n स्क्वायर प्लस 4n। जाहिर है हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर में n एक टर्म से मल्टीप्लाई करवाया, तो नीचे जो आप लोगों के पास टर्म अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जाहिर है पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओवरऑल टर्म में जो है वो लेस हो जाएगी, तो ये टर्म बड़ी होगी। तो अब ऐसा करने से क्या करेंगे हम, n+5 ओवर, बल्कि मुझे चाहिए कि मैं इसको कैसे लिख लूँ, n+4 1/n कॉमन ले इसको ना मैं। अच्छा, अब ये सारी टर्म, और ये भी जाहिर है नंबर 1 से ग्रेटर है, क्योंकि ऊपर नंबर बड़ा है नीचे नंबर छोटा है, तो ये ग्रेटर किससे है, 1/n से। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि n+5/n स्क्वायर प्लस 4 ये ग्रेटर है 1/n से। तो जब मेरे पास, और ये 1/n का मुझे पता है कि ये क्या कर रही है, डाइवर्जेंट है, ये छोटी है सीरीज, छोटी सीरीज डाइवर्जेंट है, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट जो बड़ी सीरीज होगी ये भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट होगी। तो इसका ये है कि अगर बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट है तो छोटी भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर मेरे पास छोटी डाइवर्जेंट है तो बड़ी भी डाइवर्जेंट होगी। तो ये कंपैरिजन टेस्ट है, उसकी हमने एग्जांपल्स भी देख ली। ओके, ये हमने एग्जांपल्स इसकी दोनों की देख ली। वेल, इसके बाद मेरे पास है जी कंपैरिजन टेस्ट के बाद, हाँ जी, ऑसिलेटरी सीरीज से पहले मैं बाकी चूँकि रियल से रिलेटेड वो सीरीज़ की टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ऑसिलेटरी सीरीज बेसिकली अब हमने पढ़ना है, लेकिन मैं उससे पहले चूँकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट को डिस्कस करने लगा था, तो इसी तरीके से वैसे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी है, लेकिन चूँकि हम बात करने जा रहे हैं इसके बाद अब इनफाइनाइट सीरीज की, तो मैं उन टेस्ट की अब बात करता हूँ जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट है, रूट टेस्ट और रेशो टेस्ट। रूट टेस्ट के अंदर क्या होता है हमारे पास, रूट टेस्ट के अंदर हम ये कह लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास जो सीरीज है समेशन ए एन टाइप की, उसको हम ए के या जो पावर फॉर्म में है उस फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज कर लेते हैं समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity an, ये हमारे पास सीरीज है, और हम सॉल्व करें इस आंसर को, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n+1 टर्म को, और अच्छा n+1 और nth टर्म को अगर करते हैं तो वो रूट नहीं, फिर मैं रेशो टेस्ट ले लेता हूँ अभी ना, ये रेशो टेस्ट है एक्चुअली, और an इनको इस सारी को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, और फिर इसका रिजल्ट देखते हैं कि लेट सपोज इसकी मॉडुलस वैल्यू को देख लेते हैं, इसको फिर कंपेयर करते हैं कि इसका जो आंसर है अगर लेस देन 1 आए तो फिर ये जो सीरीज है, यानी कि n+1 और nth टर्म की रेशो अगर लेस देन 1 हो
तो फिर ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगी। अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, और अगर इक्वल टू 1 है तो फिर ये रिजल्ट फेल हो जाता है कोई भी चीज़ डिस्क्राइब करते हुए। ठीक है ना। इसी तरीके से अब हम ये रेशो टेस्ट हो गया, तो एक रूट टेस्ट भी है इसी से मिलता जुलता, वो भी मैं यहाँ पर पहले राइट कर लेता हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड हमने नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस करने भी हैं। या इसकी एग्जांपल पहले देख लेते हैं हम, इसी की एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी जिसमें पावर इन्वॉल्व हो रही हो, n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी और n पावर 4 ओवर 2 पावर n। अच्छा, इसकी ये nth टर्म है, तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 ओवर a n प्लस 1 क्या आ जाएगा, n प्लस 1 पावर 4 ओवर 2 पावर n प्लस 1 ओवर, तो मैं यूं लिख लेता हूं इसको, ओवर n पावर 4 ओवर 2 पावर n। तो जब इनको कैंसिल करेंगे पावर्स को, n पावर 4 और n प्लस 1 पावर 4 है, तो इसको यूं लिख लूँ n प्लस 1 ओवर n पावर 4, 2 पावर n से कैंसिल हो जाएगा तो 1 ओवर 2 बच जाएगा। लिमिट साथ में मौजूद है n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अब इन दोनों से n कॉमन लेके जब लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर 1 इसका आंसर बचेगा 1.1 ओवर 2, तो इस सारे का आंसर जो आएगा वो लिमिट अप्लाई करने के बाद वो 1 ओवर 2 आ जाएगा। और 1 ओवर 2 जो है 0.5 होता है, ये आंसर लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है कि ये जो समेशन n पावर 4 ओवर 2 पावर n थी, ये क्या कर रही है, कन्वर्जेंट है। तो इस तरीके से मैंने इसकी जो एग्जांपल है वो सॉल्व करके आइडिया लगा लिया कि जो इस टाइप की सीरीज़ होगी वो हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और इसी टाइप का जो क्वेश्चन आप लोगों को पीपीएससी एग्ज़ाम्स के अंदर भी आया हुआ है, और पीपीएससी एग्ज़ाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आया था मैं उसी को भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि एज इट इज़ हम उसको सॉल्व करें और देख पाएँ कि जो पीपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया था उसका हमारे पास आंसर क्या था। पीपीएससी के क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी गई थी, सीरीज थी n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, 0 भी इन्फिनिटी शायद था वहाँ पे। इसके क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, पीपीएससी का एग्जैक्ट क्वेश्चन 1 टू इन्फिनिटी था या 2 टू इन्फिनिटी था। जीरो टू इन्फिनिटी था जी, ओके। n पावर n ओवर 2 अयोटा पावर n। अच्छा, जीरो पुट करेंगे ना तो हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ज़ीरो जो सिचुएशन है ना हमारे पास। पहली बात तो ये कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, वैसे ही आप लोगों को डाइवर्जेंट फॉर्म दे रही है, ठीक है ना। तो ये आई थिंक सो कि यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ही आप लोगों के पास इनफाइनाइट सीरीज होगी। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो क्या होगा हमारे पास, तो रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। ए एन क्या है मेरे पास, n पावर n ओवर 2 अयोटा पावर n। अच्छा जी, अब इसके बाद लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन जब मैं अप्लाई करवाऊंगा तो ये आ जाएगा n प्लस 1, और सारे को जब सिंप्लीफाई करूंगा तो बल्कि n प्लस 1 की बजाय ये हमारे पास चूंकि पावर फॉर्म में है तो इसके ऊपर हमारा रूट टेस्ट अप्लाई होगा। रूट टेस्ट की अभी मैंने जो है
क्योंकि पावर फॉर्म में इसके ऊपर n+1 अगर मैं पुट करूँगा तो n+1 फॉर्म से इसको सिंप्लीफाई करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट नहीं की जा सकती। तो मैं रूट टेस्ट लेता हूँ इसके लिए, ताकि हमारे पास जो है वो रूट टेस्ट अप्लाई करने के बाद इसका आंसर इजीली जो है हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो रूट टेस्ट की सबसे पहले मैं लिखता हूँ जो डेफिनेशन है वो, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। रूट टेस्ट क्या था भला? रूट टेस्ट ये होता है कि अगर हमारे पास समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, an कोई भी हमारे पास सीरीज़ है और an उसकी कोई भी nth टर्म है, तो हम इसके लिए क्या वैल्यूएट करते हैं, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an उसका nth रूट, क्योंकि पावर फॉर्म में आप लोगों के पास अगर सीरीज़ हो तो उसको वैल्यूएट करते हैं और उसका मॉड फाइंड आउट करके उसको फिर क्या करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर ये भी बिल्कुल वैसी है कि अगर लेस देन 1 हो तो सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो तो डाइवर्जेंट हो जाएगी, और अगर इक्वल टू 1 आ जाए तो फिर ये रिजल्ट फेल हो जाता है कोई भी चीज़ बताने से। तो अब मैं लिखता हूँ उसी को जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, पीपीएससी का जो क्वेश्चन मैं अभी बता रहा था आप लोगों को कि समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। एक्चुअली वो देखने में n पावर n लग रहा है, लेकिन n पावर n अगर है तो फिर वो सॉल्व नहीं हो सकेगा, 0 कम अज़ कम नहीं होगा वहाँ पे, फिर उसके अंदर ना उसकी स्टेटमेंट में ही मिस्टेक है, क्योंकि n पावर n नहीं हो सकता। तो या तो यहाँ पे 2 होगा या n पावर 2 होगा, ये कन्फर्म बात है कि यहाँ पे इसकी जो है ना कोई मिस्टेक मौजूद है, क्योंकि रूट टेस्ट के अंदर भी जाके भी हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकेंगे, या यहाँ पे इसको 1 करेंगे आप लोग ताकि वो डिफाइंड रहे सीरीज, वरना अदरवाइज तो डायरेक्ट वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको देखता हूँ कि n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ही इसको मैं कंसीडर करता हूँ और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि n पावर n अगर मैं लूँगा तो फिर वो सॉल्व नहीं हो सकेगा, क्योंकि n पावर n इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी और वो तो सॉल्व भी नहीं हो सकेगा। क्या है जी, पीपीएससी का क्वेश्चन है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। n पावर n अब मैं लिख लूँ, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मैंने लिया है, तो ये स्टेटमेंट एरर है बेसिकली 2 पावर एयोटा। ठीक है जी, तो रूट टेस्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, ए एन ये है ना हमारे पास, तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन होल पावर 1 ओवर n। तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है इसका जी। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n पावर n ओवर 2 एयोटा। अच्छा, इसकी पावर भी n थी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, सारे का nth रूट लेंगे तो nth रूट ज़ाहिर ख़त्म हो जाएगा पावर्स के साथ, तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी तो n ओवर 2 एयोटा, n जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ यहीं से देख के आपको पता चल जाए कि nth रूट लेना है तो पावर खत्म हो जाएगी, n ओवर 2 एयोटा, n की जगह पे इन्फिनिटी आएगा तो आंसर इन्फिनिटी, तो ये डाइवर्जेंट है जी। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंट। तो अभी तक हमने रूट टेस्ट भी देख लिया कि रूट टेस्ट कैसे अप्लाई करवाते हैं, रेशो टेस्ट कैसे अप्लाई करवाते हैं। उसके बाद सीरीज़ को ही मज़ीद कंटिन्यू करवाते हैं हम कि सीरीज़ से रिलेटेड ऑसिलेटरी सीरीज़ हैं जी। उसके बाद ऑसिलेटरी सीरीज़ वो होती हैं जो कि हमारे पास इनका कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आती, ना ही इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आंसर आता है, बल्कि ये कुछ नंबर्स के दरमियान में ऑसिलेट करती रहती हैं। -1 पावर n है ना, तो 1 -1 1 -1 इस टाइप की जो सीरीज़ होती हैं ऑसिलेटरी सीरीज़ होती हैं। अच्छा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट क्या होती हैं? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट दो तरह की डेफिनेशन दी हुई है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट वो होती हैं जो कि सीरीज़ कन्वर्जेंट हो और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या हो हमारे पास, कन्वर्जेंट हो। जबकि दूसरी तरफ जो हमारे पास है कंडीशनली कन्वर्जेंट, वो ऐसी होती हैं जो कि वैसे तो कन्वर्जेंट सीरीज हो, लेकिन जब उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले तो वो डाइवर्जेंट हो। ये देखें, ये मेरे पास एक कन्वर्जेंट सीरीज है जो कि 0 को कन्वर्ज कर रही है मेरे पास, तो और ये मतलब कन्वर्जेंट एक मेरे पास सीरीज है, लेकिन इसकी जब एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते हैं तो 1 ओवर n स्क्वायर आगे वो भी कन्वर्जेंट है। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज का जो आप लोगों के पास सम है वो अगर कन्वर्जेंट आ गई है तो इसका मतलब वो मेरे पास क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज ही रहेगी। जबकि दूसरी तरफ जो मेरे पास सीरीज है
एक और सीरीज जो है वो ये है जिसके नीचे सिर्फ n है मेरे पास मौजूद। तो ये भी मेरे पास एक उसी टाइप की सीरीज है जो कि ऑसिलेटिंग है, लेकिन ये ऐसी ऑसिलेटिंग सीरीज है कि जब इसके ऊपर मॉड अप्लाई करवाए जाते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यूज ली जाती हैं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट हो जाती है। तो जो पहले कन्वर्जेंट थी लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू की जो सीरीज लें वो डाइवर्जेंट हो, तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, ये हमारे पास कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज होती है। तो ये उसकी सिर्फ डेफिनेशन आप लोगों को एक बतानी थी, कंडीशनली कन्वर्जेंट जो सीरीज हैं या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज हैं। क्योंकि इसके बाद अब हम स्टार्ट करने लगे हैं जो हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पीपीएससी से रिलेटेड इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है आप लोगों को, और वो टॉपिक है हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वो हम देखते हैं। तो किसी भी टाइप की सीरीज के अंदर हमारे पास सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये एक्चुअली पावर सीरीज में होता है। और पावर सीरीज हमारे पास किस टाइप की होती हैं, जिसमें यूँ कह लें कि इस टाइप की जो सीरीज होती है z माइनस जी नॉट पावर n, यानी कि टर्म्स बार बार आप लोगों के पास जो है वो इंक्रीजिंग मोड में चलती है। तो पावर सीरीज के अंदर जितने एरिया के अंदर जो हमारे पास सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होती है, इनके जिस सर्कल के अंदर रहते हुए यूँ कह लें कि वो सर्कल जिस सर्कल के अंदर रहते हुए उसके हर हर पॉइंट पे जो सीरीज है वो हमारे पास क्या है, पावर सीरीज कन्वर्जेंट हो। तो किसी भी पॉइंट पे कन्वर्जिंग एट एनी पॉइंट विद इन द सर्कल, यानी कि जिस सर्कल में रहते हुए हमारे पास ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट हो जाए उसको हम सर्कल ऑफ कन्वर्जेंट कहते हैं, और उसका जो रेडियस होता है उसको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। लेकिन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो फार्मूलाज हैं जो रेशो टेस्ट से भी निकलाते हैं और रूट टेस्ट से भी निकलाते हैं। रेशो टेस्ट और रूट टेस्ट से आप लोग जो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया है वहीं से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मालूम करते हैं। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे आता है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an ओवर an माइनस सॉरी an प्लस 1। अगर आप ये गौर से देखें ना, ये वही चीज़ है जो कि आप लोगों के पास रेशो टेस्ट था, लेकिन ये उसका रेसिप्रोकल है। अच्छा, तो आप लोगों के पास सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस वही जितनी एक्चुअली जितने हिस्से में ये रिजल्ट होल्ड कर रहा होगा तो फिर वहाँ पे सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस होगा जिस जी के लिए ये चीज़ होल्ड करेगी, ठीक है ना। और बल्कि यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए, यहाँ पे भी इसके साथ जी एन प्लस 1 आएगा, इसके साथ जी आएगा, तो मैं यूँ लिख लेता हूँ जी। तो जी मॉड लेस देन 1 ओवर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 ओवर an, या यूँ इसी को लिख लेता हूँ। तो ये उसका सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है। या भी हम सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। ये उससे आएगा रेशियो टेस्ट से, और अगर रूट टेस्ट से निकाल रहे हो तो फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, उसी का उल्ट, बिल्कुल वैसे जैसे आप लोगों ने यहाँ पर रूट टेस्ट के फार्मूले को का रेसिप्रोकल लिया रेशियो टेस्ट वाले का, तो रूट टेस्ट वाले में भी उसी का रेसिप्रोकल ले लें तो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा 1 ओवर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और an मॉड 1 ओवर n। और अगर आपने सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है तो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस उसी तरीके से कि an zn, ठीक है जी, और सारे का मॉड 1 ओवर n लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये जब लेस देन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये था कि
इस सारे की वैल्यू रूट टेस्ट के अंदर 1 आनी चाहिए। यहाँ पर जहाँ जहाँ पे वैल्यू इसकी जो है वो लेस देन 1 थी, तो इससे हमारे पास क्या है जी, इसका ये कह लें कि सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस होगा। तो यहाँ से z की हम वैल्यू मालूम कर लेते हैं कि z मॉड इसके रेसिप्रोकल से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अभी हम इसके सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की एग्जांपल्स कर लेते हैं। एक ऐसी एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें रेशियो टेस्ट आ जाए, एक ऐसी कर लेते हैं जिसके अंदर रूट टेस्ट आ जाए, और दोनों का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस या सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस मालूम कर लेते हैं। उसके बाद कोई एक पीपीएससी का क्वेश्चन भी उठा लेंगे जिससे हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर सकें। तो मैं पहले एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ रूट टेस्ट का, उसके बाद एक क्वेश्चन उठाएंगे रेशियो टेस्ट का। तो रूट टेस्ट का हम क्वेश्चन उठा लेते हैं। लेट्स सपोज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मालूम करना है किसका हमने, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ओके, ये से दोनों साइडों पे पावर चूँकि नहीं है कि, तो मैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस रेशियो टेस्ट लगा लेता हूँ उसकी। तो क्या आएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर an प्लस 1। ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जब निकालना है तो फिर रेशियो टेस्ट का अपोजिट चलेगा ना। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, nth टर्म इसकी क्या बनेगी, वो बनेगी मेरे पास 1/n, क्योंकि कोफिशेंट, इसका कोफिशेंट लेना है ना हमने तो, और n प्लस 1 क्या बनेगी 1/n प्लस 1। तो ये बन गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस 1/n। तो ये 1 प्लस 1/n बन गया है, और लिमिट जब अप्लाई करवाएंगे तो 1 प्लस 0, यानी कि ये 1 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया है मेरे पास। पावर वाली ऐसी ले लेता हूँ जिसके डिनोमिनेटर में टर्म ना हो, ऊपर ही पावर, जीरो टू इन्फिनिटी के प्लस 1 पावर के जी पावर के। ओके, अब देखें इसको हम रेशियो टेस्ट से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जब लूँगा तो क्या आएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर an होल पावर 1/n। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, nth टर्म क्या आ जाएगी n प्लस 1 होल पावर n, ठीक है जी। बाकी वो तो जी पावर n ही रहेगा ना, वो तो हमारे पास कोफिशिएंट्स लेने सिर्फ हमें। n प्लस 1 होल पावर n, ये nth टर्म आ गई, और सारे की पावर 1/, ये कैंसिल हो गया। 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1, 1 ओवर इन्फिनिटी, आंसर क्या आ गया 0। तो ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका आ गया हमारे पास 0। तो ये तो हमारे पास इनकी होगी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस की एग्जांपल्स। तो इसी तरीके से आप लोग पीपीएससी के जो क्वेश्चंस होंगे उनकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इनमें ये हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे पास इंटायर फंक्शंस होते हैं, इंटायर फंक्शन से मुराद जो कि थ्रू आउट हर जगह पे आप लोगों के पास एनालिटिसिटी बेसिकली इंश्योर होती है उनकी थ्रू आउट द फील्ड। तो साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन सारों के जो हैं हमारे पास क्या हैं, जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो हमारे पास इन्फिनिटी बनते हैं। ये आपने हमेशा याद रखना है। साइन एक्स, कॉज एक्स, इनके जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, साइन एक्स के, कॉज एक्स के, ई एक्स के, इन सब के रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास इन्फिनिटी है। अगर एमसीक्यूज की फॉर्म में आता है तो ये आप लोगों को प्रिपेयर होने चाहिए। अब हम इसके बाद अपने फाइनल टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि रेजिड्यू से रिलेटेड है और पोल से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो उससे पहले हमें सिर्फ एक सीरीज एक्सपेंशन फॉर्म देखना पड़ेगा, और उसके बाद हम जो टॉपिक है लास्ट रेजिड्यूज और पोल से रिलेटेड। तो सर्कल ऑफ कर्वे आप लोगों को जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, उसके बारे में आइडिया जो है वो मैंने दे दिया है।
ज़ीरो ऑफ फंक्शन आप लोगों को बताया था कि वो वैल्यू जहाँ पे हमारे पास फंक्शन वैल्यू ज़ीरो होती है उसको ज़ीरो ऑफ फंक्शन कहते हैं। ठीक है जी, यानी कि ज़ीरो ऑफ फंक्शन बेसिकली ये पॉइंट जो कि हमारे पास उस फंक्शन की डोमेन से है जिस पे कोई भी फंक्शन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन था, जब z की जगह पे a पुट किया जाए और आंसर 0 आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, देन z इज इक्वल टू a इज 0 ऑफ f ऑफ z, यानी कि जिस पॉइंट को फंक्शन के अंदर पुट करने से हमारे पास आंसर 0 आ जाए उसको ज़ीरो ऑफ फंक्शन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर f ऑफ a 0 हो लेकिन f प्राइम ऑफ a नॉन ज़ीरो आ जाए तो a इज सिंपल ज़ीरो और ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 1, तो उसको ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 1 कहते हैं। अच्छा, उसके बाद इफ़ f ऑफ a इज इक्वल टू 0, f प्राइम ऑफ a इज इक्वल टू 0 बट f डबल प्राइम ऑफ a इज नॉन ज़ीरो, तो दो दफ़ा ज़ीरो प्रोड्यूस करता है, तीसरी दफ़ा ज़ीरो नहीं दे रहा, तो हम इसको कहते हैं a इज़ ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 2। इसी तरीके से जो जितनी ज़ीरो प्रोड्यूस करे और जिस नंबर पे जाके नॉन ज़ीरो आए तो वो उसका ऑर्डर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर f ऑफ a f प्राइम ऑफ a n माइनस वन टाइम तो वो ज़ीरो दे, लेकिन nth डेरिवेटिव पे जाके वो ज़ीरो प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसका मतलब a इज़ ज़ीरो ऑफ ऑर्डर n। ठीक है जी, तो ये हमने किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर फाइंड आउट करना हो, लेट सपोज f ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस टू है, तो f ऑफ ज़ीरो मतलब टू पे फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ मैं, f ऑफ टू करूँगा तो टू माइनस टू, अच्छा जी, f प्राइम ऑफ z डेरिवेटिव लूँगा तो वन, अब f प्राइम ऑफ टू जब करूँगा तो वो वन ही रहेगा, नॉन ज़ीरो, तो ये ज़ीरो ऑफ ऑर्डर वन। अच्छा, ये हम क्यों काम कर रहे हैं? ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें इसकी एक बहुत अहम जगह पे ज़रूरत पेश आने वाली है कि हमें इसका ऑर्डर पता चल जाता है कि ये अगर ज़ीरोज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर क्या होगा। डायरेक्ट इस तरह फिर आप देखने से बता सकेंगे कि जिसकी जितनी पावर होती है ना, तो ये पहले चार ज़ीरो प्रोड्यूस करेगा, पांचवी दफ़ा ज़ीरो नहीं देगा। ये ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 4 है एट z इज इक्वल टू 3, 3 पे ज़ीरो प्रोड्यूस करेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव पे भी ज़ीरो को देगा, दूसरे पे भी ज़ीरो देगा, तीसरे डेरिवेटिव पे ज़ीरो देगा, चौथे डेरिवेटिव पे जाके ज़ीरो नहीं देगा, तो इसका मतलब ये ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 2 है, ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 4 है। तो इसी तरीके से हमारे पास साइन जी है, तो साइन जी आप लोगों को फर्स्ट डेरिवेटिव पे 1 देगा, डायरेक्ट फंक्शन पे 0 देता है, तो साइन जो हमारे पास ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 1 है। अच्छा, इनके आप लोगों ने सिर्फ ज़ीरोज़ ऑफ ऑर्डर देख चेक करने हैं कि हाइपरबोलिक फंक्शंस के ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 1 होते हैं या 2 होते हैं। हमारा कंसर्न किस चीज़ के साथ है? हमारा कंसर्न 3 इज़ ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 4, ये मैंने आप लोगों को बता दी है बात। हमारा जो कंसर्न है बेसिकली हम रेजिड्यूज फाइंड आउट करना सीखना चाहते हैं, जो कि आखिरी काम है हमारा। तो उससे पहले हमें सिंगुलैरिटी का पता होना चाहिए कि सिंगुलैरिटीज़ क्या चीज़ होती हैं, ठीक है ना। और इससे फिर हमारा जो रेजिड्यूज तक का जो सफ़र है उसे हमने सारे को देखना है। सिंगुलैरिटी बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे फंक्शन एनालिटिसिटी अपनी जो है वो स्टॉप कर देता है, ये यूँ कह लें कि सिंगुलर पॉइंट्स पे आके फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं होता। तो उसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, अ पॉइंट
z is equal to a is said to be singular point if, इसको सिंगुलर पॉइंट भी कहते हैं या सिंगुलैरिटी ऑफ एफ ऑफ जी भी कहते हैं। इफ एफ ऑफ जी सीजेस, रुक जाता है मतलब स्टॉप कर देता है, टू बी एनालिटिक एट z इज इक्वल टू ए, जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता तो उसको हम कहते हैं कि सिंगुलैरिटी। और ये सिंगुलैरिटी दो तरह की होती है। कैसे दो तरह की होती है, इसके हम दो टाइप देखते हैं। पहली टाइप है जी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हमारे पास जो है ऐसी सिंगुलैरिटी होती है जो जहां पर सिंगुलैरिटी तो मौजूद हो हर जगह पे, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पे सिंगुलैरिटी ना हो। तो इसको मैं कहूंगा अ पॉइंट z is equal to a is isolated singularity of f of z if f of z is analytic at each point in the neighborhood of z except z is equal to, यानी कि उस पॉइंट के अलावा बाकी हर जगह पे हमारे पास एनालिटिक था, तो उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। जैसे कि मैं ये कह देता हूँ कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1 ओवर जी माइनस 1, तो ये हर जगह पे सिंगुलर है एक्सेप्ट एनालिटिक एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 1। हर जगह पे एनालिटिक है, सिर्फ 1 पे नहीं है, तो इसका मतलब ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। ऐसे जो भी होंगे ना फंक्शन हमारे पास, लेट सपोज मैं कुछ भी लिख लेता हूँ z प्लस 5 ओवर z इंटू z प्लस 9, तो ये भी हमारे पास हर जगह पे एनालिटिक है, सिर्फ 0 पे नहीं है और -9 पे नहीं है। मतलब दो पॉइंट के अलावा z इज इक्वल टू 0 और -9, इनके अलावा हर जगह पे except z is equal to 0 and -9 analytic everywhere। तो हर जगह पे एनालिटिक है, सिर्फ 0 और 9 पे एनालिटिक नहीं है। तो ये तो हो गया आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। दूसरी सिंगुलैरिटी जो होती है ना वो होती है नॉन आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। और ये सिंगुलैरिटी ऐसी होती है जो कि बहुत ज़्यादा जगहों पे, मतलब यूं कह लें कि अगर एक नेबरहुड ड्रा करें ना तो वो हर जगह पे सिंगुलर होता था, आइसोलेटेड में सिर्फ एक आध पॉइंट पे नहीं। ये बहुत ज़्यादा जगहों पे और भी अनडिफाइंड होता है। इफ एफ ऑफ जी हैज़ नॉन आइसोलेटेड f of z has non-isolated singularity at z is equal to a if in NBHD neighborhood के लिए यूज कर रहा हूँ, if neighborhood of z is equal to a there exists other point where f of z is not एनालिटिक। तो यानी कि यूं कह लें कि उसके नेबरहुड में उस पॉइंट के अलावा भी और जगहों पे जो है ना हमारे पास अगर ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इसकी एग्जांपल 1 ओवर साइन पाई ओवर जी। अब जी की जगह पे आप लोग
1/2 पुट कर ले, 1/3, 1/4, तो यानी कि साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, बहुत सारी जगहों पे क्या है ये नॉन सिंगुलर है। या फिर एक और एग्जांपल है हमारे पास, वो भी यहीं पे राइट कर देता हूँ, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू लॉग जी। तो आप जीरो के ऊपर देखें, जीरो पे भी सिंगुलरिटी अनडिफाइंड है, और जीरो का जब नेबरहुड ड्रा करेंगे तो लॉग तो नेगेटिव साइड, क्योंकि नेगेटिव साइड पे जरूर जाएगा ना नेबरहुड, तो नेगेटिव साइड पे तो लॉग डिफाइन है ही नहीं, तो मतलब इन सारे पॉइंटों पे भी सिंगुलरिटी मौजूद है। तो ये हमारे पास जो है वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के एग्जांपल्स हैं। अब दो तरह की सिंगुलरिटी होगी, जो कि कुछ पॉइंट्स पे मतलब नेबरहुड में किसी एक पॉइंट पे जो है ना हमारे पास एनालिटिक नहीं है, बाकी हर जगह पे है। और ये है कि नेबरहुड के अंदर उस पॉइंट के अलावा भी किसी और जगह पे हमारे पास एनालिटिक ना हो तो नॉन आइसोलेटेड। अब हम आइसोलेटेड से हमारा कंसर्न है, तो आइसोलेटेड की भी फर्दर आगे बहुत सारी टाइप्स हैं। आइसोलेटेड की जो सिंगुलरिटी है ना, उसके आगे हमें कुछ टाइप्स बनानी है। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अच्छा, अब आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की ना मैंने फर्दर, चूँकि वो ब्रांचेस में कन्वर्ट करना है इसको, तो उनके अंदर हम यूँ कहते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी, पोल्स, और तीसरी है हमारे पास असेंशियल सिंगुलरिटी। अच्छा, ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी, असेंशियल सिंगुलरिटी और पोल, ये तीनों जो टाइप है ना, ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की हैं, ठीक है ना। अच्छा, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की अगर ये हैं तो इसका सारा कंसर्न जो है ना एफ ऑफ जी के साथ है। एफ ऑफ जी को हम किसी भी जो हमारे पास है एफ ऑफ जी की, ये लॉरेंट फॉर्म है, लॉरेंट सीरीज फॉर्म, जो कि उससे रिलेटेड आप लोगों को ए एन जी पावर एन प्लस बी एन ओवर जी एन, बी एन के साथ ही कोफिशिएंट के साथ है, यानी कि इस टाइप की है ना सीरीज के b3 ओवर z3, b2 ओवर z2, ये इधर से अनडिफाइंड से चलना शुरू किया ना उसने, b1 ओवर z1, सॉरी z पावर 1, z पावर 2, ये पावर्स है नीचे, और उसके बाद b नॉट ओवर z पावर 0, z पावर 0 1 होता है, प्लस a नॉट प्लस, अच्छा b1 1 से है, 0 तो होगा ही नहीं ना, a नॉट आ गया, और प्लस a1 z1 a2 z स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। अब इसके टोटल होते हैं 3 पार्ट्स, जिसमें तो है ना ये सिचुएशन जिसमें नीचे जी मौजूद नहीं है, इस सारे पार्ट को हम कहते हैं एनालिटिक पार्ट, और इसको हम कहते होते हैं प्रिंसिपल पार्ट। दो पार्ट हो गए, एक एनालिटिक पार्ट हो गया, एक प्रिंसिपल पार्ट हो गया। अब तीनों को हम इसी फॉर्म में क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। इस रिमूवेबल सिंगुलरिटी को हम आर्टिफिशियल सिंगुलरिटी भी बोलते हैं, इसका नाम आर्टिफिशियल सिंगुलरिटी भी है। अच्छा, आर्टिफिशियल सिंगुलरिटी का ताल्लुक किससे होता है? आर्टिफिशियल सिंगुलरिटी का ताल्लुक इस बात से होता है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल पार्ट है ना, उसके अंदर जो जी नॉट है, जी नॉट से मुराद ये कि b0 ओवर जी नॉट, उसके अलावा कोई टर्म मौजूद ना हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ f of z at z is equal to z naught contains no terms other than z naught is called removable singularity। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं एग्जांपल लिखता हूँ, f of z is equal to sin z over z।
अच्छा, साइन जी ओवर जी है ना, जब इसको साइन जी की सीरीज फॉर्म लिखता हूँ और उसको जी पर डिवाइड करता हूँ ना, तो ये चीज़ बनती है 1 माइनस जी स्क्र ओवर 3 फैक्टोरियल जी 4 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस, एक्चुअली ये था ना मेरे पास जी प्लस जी क्यूब ओवर जी माइनस जी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल जी 5 और 5, जब जी पे डिवाइड हो गया तो एक एक जी कम हो गया इसका। अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर जी नॉट जो है ना, यूं कह लें कि आप सादा अल्फाज में, यहाँ पर अब आप लोगों के पास कोई ऐसी टर्म बची नहीं जो कि नीचे मौजूद है, यानी कि प्रिंसिपल पार्ट बचा ही नहीं। तो जिसका प्रिंसिपल पार्ट ना बचे उसको हम कहते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। क्या कहते हैं? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। एक आ गई एसेंशियल सिंगुलैरिटी। इसके अंदर क्या था? कोई टर्म ना बचे। इसके अंदर एसेंशियल सिंगुलैरिटी में क्या है? इफ प्रिंसिपल पार्ट contains an infinite number of terms, then z is equal to z naught is called essential singularity। यानी कि जैसे कि e पावर 1 ओवर z है तो इसका फार्मूला आएगा 1 प्लस 1 ओवर z प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल z स्क्वायर 1 ओवर 3 फैक्टोरियल z क्यूब। z इज इक्वल टू 0 पे देखें आपके पास ना हर टर्म प्रिंसिपल पार्ट मौजूद है, हर एक टर्म पे अनडिफाइंड हो रहा है। एक वो फॉर्म हो गई कि जिसके अंदर देखने में यूं लग रहा था कि z इज इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड हो रहा है, लेकिन जब उसको सिंप्लीफाई किया पावर सीरीज के फॉर्म में लिखा तो उसका प्रिंसिपल पार्ट बचा ही नहीं है, इनकी कोई ऐसी टर्म बची नहीं जिसके नीचे हमारे पास अनडिफाइंड होने वाली टर्म हो, तो वो रिमूवेबल होगी। एसेंशियल सिंगुलैरिटी के अंदर वो है कि जिसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो। पोल्स क्या है? ना तो सारी खत्म हो ना इनफाइनाइट हो, कुछ टर्म्स हों, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो वो हो जाएगा पोल। तो यहाँ पे मैं पोल की अब लिख लेता हूँ। इफ प्रिंसिपल पार्ट्स कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ f of z at z is equal to z naught contains a finite number of terms, then we say फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म फर्ज किया m है टर्म्स, वी से f ऑफ z हैज पोल ऑफ ऑर्डर m, तो उसको पोल ऑफ ऑर्डर m कहा जाता है। अच्छा, ये अब उस ऑर्डर का जिक्र होगा जो हम जिसे जीरोज बनाते होते हैं ना, कि जीरो ऑफ ऑर्डर 2, जीरो ऑफ ऑर्डर 3। तो अब हम देख के ही अंदाजा लगा लिया करेंगे कि ये देखें, जैसे कि 1 ओवर z माइनस 3, अब ये जीरो ऑफ ऑर्डर 1 था ना, तो ये पोल ऑफ ऑर्डर 1 है, पोल ऑफ ऑर्डर 1। अच्छा, 1 ओवर z माइनस 3 का स्क्वायर है, ये जीरो ऑफ ऑर्डर 2 था तो ये पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, ठीक है ना। एट z इज इक्वल टू 3, ये एट z इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास इस तरीके से। अब मैं एक और पोल की एग्जांपल अगर देना चाहूँ तो 1 ओवर z प्लस 1 z माइनस 3 स्क्वायर, इसको आप पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन के बाद लिखेंगे ना, तो ये a ओवर z प्लस 1 और b ओवर z माइनस 3 स्क्वायर आएगा। तो इसके अंदर दो पोल हैं, पोल ऑफ ऑर्डर 1 एट z इज इक्वल टू -1, क्योंकि -1 पुट करेंगे तो उसकी सिंगल पावर है, और इसी तरीके से पोल ऑफ ऑर्डर 2, पोल ऑफ ऑर्डर 2 है एट z इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हम पोल जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो अब हमें पोल का पता चल गया, अच्छा जी इसका भी पता चल गया। अब हमारा कंसर्न क्या था इसे, या हम क्यों ये काम करना चाह रहे थे कि पोल जो है वो से हमारा क्या कंसर्न था। पोल से हमारा कंसर्न ये है कि हमने इसको यूज करना है रेजिड्यूज फाइंड आउट करने के लिए।
क्योंकि आप लोगों से जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो रेजिड्यूज के बारे में पूछा जाता है कि रेजिड्यूज बताएं, या पोल है तो कितनी ऑर्डर का पोल है, तो वो हमने बता दिया कि पोल कितनी ऑर्डर का है, ये अंदाज़ा लगाना आपको सिखा दिया, ठीक है ना। तो रेजिड्यूज कैसे निकाले जाते हैं, ये रेजिड्यूज हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो रेजिड्यूज बेसिकली निकाले जाएंगे वहां पर जहां पर पोल होंगे, ठीक है ना, जहां पर सिंगुलैरिटी मौजूद होगी। तो हम देखते हैं सिचुएशन कि हम रेजिड्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलें जी, ये आप लोगों के पास सिचुएशन है। रेजिड्यू का फार्मूला बताता हूँ। रेजिड्यू का फार्मूला होता है लिमिट z अप्रोचेज टू a z माइनस a f ऑफ z। ये उस सूरत में है अगर सिंपल पोल हो और अगर मेरे पास हायर पावर का पोल हो तो फिर रेजिड्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फिर रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, फिर डिफरेंट रेजिड्यूज आएंगे ना, क्योंकि बाज़ औक़ात नीचे फैक्टर्स मौजूद होते हैं। लेकिन अगर ऑर्डर m का हो, फॉर पोल ऑफ ऑर्डर m हो, तो फिर रेजिड्यू का फार्मूला जो होता है वो मेरे पास होता है लिमिट, बल्कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी की बजाय हम क्या कर लेते हैं, डेरिवेटिव बेसिकली अप्लाई करवाते हैं वहाँ पर। उससे एक कम का फैक्टोरियल, एक कम डेरिवेटिव z माइनस a और f ऑफ z, और फिर उसके अंदर वो पॉइंट की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, रेजिड्यूज मालूम करते हैं पहले थोड़े से, उसके बाद फिर आगे बाकी काम करेंगे। क्वेश्चन है जी, साइन z ओवर z6 f ऑफ z है, रेजिड्यू मालूम करना है। तो रेजिड्यू का फार्मूला ये होता है रेजिड्यू ऑफ f एट, सिंगुलैरिटी कहाँ पे आ रही है, z की जगह पे 0 पुट करेंगे तो सिंगुलैरिटी आ रही है, तो 0 पे। अच्छा आप देखें सिंपल पोल है या हायर ऑर्डर का है, ऑर्डर 6 का है क्योंकि z की पावर 6 है, तो फिर क्या होगा, 6 से कम फैक्टोरियल, इसका 5 दफ़ा डेरिवेटिव लें, एक दफ़ा डेरिवेटिव लूँगा तो 6z 5, दो दफ़ा लूँगा तो 6 और 5 आ जाएगा, तीन दफ़ा लूँगा तो 4 दफ़ा डेरिवेटिव लूँगा तो 6 5 4 3, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लूँगा तो फिर मेरे पास आ जाएगा जी 6 5 4 3 2, यानी कि 1/5 फैक्टोरियल, और फिफ्थ डेरिवेटिव लिया तो ये सारा कुछ वैसे आ गया, यानी कि 6 5 4 3 और 2, 6 5 4 3 2 ये आ गया, और साथ में ये बचा z, 6 5 4 3 2 इंटू z, फिफ्थ डेरिवेटिव इंटू z, ये फिफ्थ डेरिवेटिव हो गया। और फिफ्थ डेरिवेटिव के अंदर साथ में वो टर्म भी मल्टीप्लाई करवा देनी है, यानी कि ये z माइनस ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो पे पोल है ना, z माइनस ज़ीरो, वो भी मल्टीप्लाई करवा दिया, और सारे की जगह पे जो हमारे पास है z इज इक्वल टू a पुट कर देना है। तो फिर हम देखेंगे इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो रेजिड्यू 5 फैक्टोरियल क्या है, अच्छा ये यहाँ पे z माइनस ज़ीरो से जब मल्टीप्लाई करवा दिया तो f ऑफ z मल्टीप्लाई करवाएंगे और साथ में f ऑफ z भी मल्टीप्लाई होगा, साइन z मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। लेकिन साइन z को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो डायरेक्ट z की जगह पे जो 0 पुट करने से 0/0 फॉर्म है,
जीरो ओवर जीरो फॉर्म में तो रहने नहीं देना। हाँ जी, अगर मैं साइन जी को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये तो जीरो आ जाएगा, मतलब ये भी जीरो है, ये भी जीरो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो अभी मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। कैसे? साइन जी की 1/जी6 है, साइन जी की सीरीज लिख लेना, और जी6 पे डिवाइड कर दें। हाँ ये ठीक है, 1/जी5 माइनस 1/3 जी क्यूब प्लस 1/5 जी माइनस जी/7 एंड अप टू सो, ये ठीक है, ये एफ ऑफ जी। अच्छा, इससे एक और फार्मूला भी सामने आ गया, या तो आपके सामने वही प्रोसीजर है कि आप हर एक के अलग से रेजिड्यूज मालूम करें और सबको ऐड कर दें। ये डायरेक्ट फार्मूला ये भी है कि जी माइनस ए जो सिंगल जी माइनस ए वाली सिंगल टर्म है ना, उसका जो कोफिशिएंट होता है, यानी कि 1/जी माइनस ए का जो कोफिशिएंट होता है, जिसे हम B1 कहते हैं, वो रेजिड्यू होता है। तो इसमें 1/जी का कोफिशिएंट क्या, 1/5, तो वो रेजिड्यू है हमारे पास। तो ये भी एक प्रोसीजर हमें जो है एक्स्ट्रा पता चल गया, ठीक है ना। या इसी से हम थोड़ा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी की एप्लीकेशन, जो जी² माइनस 2g प्लस 3/g-2 है। तो इसकी हम पार्शियल, पहले इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। लेट सपोज क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें, डिवाइड करने के बाद जो चीज़ बचेगी वो ये बचेगी, g+3/g-2। अब ये मेरे पास इसका प्रिंसिपल पार्ट है, ये हमारे पास एनालिटिक पार्ट है। तो g-2 2 पे सिंगुलैरिटी है ना, और ये g-2 की सिंगल पावर है, तो सिंगल पावर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 3 है। तो रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट 2 इज इक्वल टू 3। तो जहाँ पर सिंगुलैरिटी है उस पॉइंट पे आप लोग सिंगल पावर वाली टर्म जो है वो राइट डाउन कर देंगे, तो आप लोगों के पास फौरन से उसको देख के आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जब इसकी हायर पावर्स की बात आ जाती है, तब अगर हमने उसका रेजिड्यू फाइंड आउट करना है, मतलब जब हायर पावर की बात आती है तब हम डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। उसकी हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं, हमें अगर कोई एग्जांपल मिलती है तो। चलिए मैं इसका पीपीएससी का क्वेश्चन रेजिड्यू से रिलेटेड आप लोगों को अब करवा देता हूँ, कि रेजिड्यू से रिलेटेड पीपीएससी के अंदर अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो वो हम देख लेते हैं कि रेजिड्यूज में पीपीएससी का क्या क्वेश्चन था। जी ये क्वेश्चन है, इसका रेजिड्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। ये जी की फॉर्म में है बेसिकली, ये मैंने एक्स की फॉर्म में इसको राइट कर दिया, g² -2g/z+2² और z²+4। ओके, इसका आप लोगों ने रेजिड्यू फाइंड आउट करना है एट z इज इक्वल टू 2 आयोटा। ये पीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो इसका सिंपल प्रोसीजर ये है कि z²+4 को z+2 आयोटा और g-2 आयोटा की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं z² -2g ओवर z+2² z+2 आयोटा एंड z-2 आयोटा। अब किस पार्ट की वजह से, 2 आयोटा की वजह से, 2 आयोटा इसमें पुट होगा तो सिंगुलैरिटी है और सिंपल सिंगुलैरिटी है, तो रेजिड्यू क्या आना है, रेजिड्यू ऑफ एफ एट 2 आयोटा आएगा z, यानी कि z-2 आयोटा z-a, और साथ में हमारे पास क्या आएगा, लिमिट z अप्रोच, बेसिकली ये लिमिट मुझे पहले लिख लेना चाहिए, लिमिट z अप्रोचेज टू 2 आयोटा z-2 आयोटा इनटू एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी क्या है, z² -2g ओवर z+2²
z माइनस 2 आयोटा z प्लस 2 आयोटा। तो z माइनस 2 आयोटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब 2 आयोटा इसमें यहाँ पर पुट कर दें। तो 2 आयोटा पुट करने से पहले z ऊपर से कॉमन ले लें। लिमिट z अप्रोचेस टू 2 आयोटा z माइनस 2, ओके। तो ये क्या है हमारे पास, z प्लस 2 स्क्वायर है हमारे पास। इसकी जो स्टेटमेंट है शायद मैंने उसमें z प्लस 2 लिख लिया है, z प्लस 1 है हमारे पास इसकी स्टेटमेंट। z प्लस 1 स्क्वायर इंटू z प्लस 2 आयोटा। चलें जी, ये जो चीज़ आ गई है, आप इसमें जहाँ जहाँ z है वहाँ पे 2 आयोटा क्या कर दें, पुट कर दें। तो 2 आयोटा जो पुट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी। तो हमारे पास 2 आयोटा माइनस 2, 2 आयोटा प्लस 1 स्क्वायर, 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा। तो 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा तो 4 आयोटा हो जाएगा, आयोटा माइनस 1। इसका जो स्क्वायर है ये ओपन कर लें, 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा प्लस 1 इंटू 4 आयोटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बन गया है जी आयोटा माइनस 1 ओवर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस 4 और प्लस 1, 4 आयोटा माइनस 3। तो आप इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, 4 आयोटा प्लस 3 ओवर 4 आयोटा प्लस 3। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा और माइनस 3, 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 16 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 9। तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस आयोटा माइनस 7 ओवर माइनस 25 या फिर 7 प्लस आयोटा ओवर 25। तो ये हमने रेजिड्यू फाइंड आउट कर दिया है। रेजिड्यू फाइंड आउट करने का ये प्रोसीजर है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि पीपीएससी एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है, ओके। इसी के साथ हमारे ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन इसके बाद कंटूर इंटीग्रेशन है जो कि एक बड़ा वाइड पार्ट है और बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है बेसिकली इंटीग्रेशन के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हमें देखने में ऐसे लगता है कि शायद वो रियल एनालिसिस के हैं या किसी और साइड के हैं, लेकिन इन ट्रू सेंस वो कंटूर इंटीग्रेशन के हैं और उसके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया जाना चाहिए। लेकिन उसका चूँकि क्वेश्चंस और टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं, उनसे मैक्सिमम कोशिश यही होती है कि उस तरफ वो क्वेश्चन ना लेके जाए। लेकिन उसी कंटूर इंटीग्रेशन के अंदर एक टाइप है, और वो कौन सी टाइप है कि अगर हमारे पास पोल ऑन रियल एक्सिस के ऊपर अगर पोल हो तो फिर कैसे उसको सॉल्व किया जाए। और जब हमारे पास इंटेग्रल सॉल्व करना हो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एम एक्स या फिर कॉज एम एक्स हो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटेग्रल हो या ज़ीरो टू इन्फिनिटी इंटेग्रल हो, जब ये केस हो, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बेसिकली क्वेश्चन है जिसको मैं पीपीएससी के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो कि बहुत सारे लोगों ने उसको वैसे ही छोड़ा हुआ है, तो ये अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो कि रियल एक्सिस के ऊपर अगर पोल मौजूद है तो फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिर इसके 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 ये है कि x की जगह पे हम z रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस x बाय z, और साइन एम एक्स या कॉज एम एक्स कोई भी हो, इनकी जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, ई पार आयोटा एम जी, ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और पोल्स फाइंड आउट करेंगे, इसको रिप्लेस कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया, उसके बाद फाइंड पोल्स, ठीक है जी।
और वो देखेंगे जो कि अपर हाफ प्लेन में या रियल एक्सिस पे हो। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर उसके बाद क्या करना है, उन पोल्स के रेजिड्यूज फाइंड आउट करेंगे। पोल के रेजिड्यूज को जो है अपर हाफ, दो तरह के रेजिड्यूज बनेंगे। ये होंगे रेजिड्यूज ऑफ अपर हाफ प्लेन और ये हमारे पास रेजिड्यूज होंगे रियल एक्सिस के, क्योंकि केस है स्पेसिफिक रियल एक्सिस का। तो थर्ड वन क्या होगा, जो उसकी इंटेग्रल है अगर तो साइन एम एक्स था उस एफ ऑफ एक्स के साथ, तो फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 पाई आयोटा पोल ऑफ अपर हाफ प्लेन प्लस पाई आयोटा पोल ऑफ रियल एक्सिस। ये इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी हो सकता है और 0 टू इन्फिनिटी भी हो सकता है। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स अगर कॉज एक्स था तो फिर रियल आ जाएगा, 2 पाई आयोटा रियल पार्ट उसका, रेजिड्यूज ऑफ अपर हाफ प्लेन और पाई आयोटा ऑफ रेजिड्यूज ऑफ एक्स। अच्छा, ये मैंने क्यों किया, अगर ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है तो 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो 0 बाई इन्फिनिटी आ जाएगा। तो दोनों सूरतों में ये इसलिए किया कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अमूमन सॉल्व नहीं किया जाता, साइन एक्स ओवर एक्स, क्योंकि पॉसिबली नेक्स्ट भी ये क्वेश्चन दोबारा आता रहेगा, या इसकी जगह पे एक और इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है कोसाइन फंक्शन के लिए भी, तो वो भी आ सकता है आप लोगों को। तो अब सादा सी बात है कि आपने इसको अपने वर्किंग रूल के मुताबिक क्या काम करना है, इंटीग्रेट करना है। रिप्लेस किससे करना है, इसको रिप्लेस करना है हमने इसको साइन एम एक्स को ई पार अयोटा एम जी, एम वन है तो ई पार अयोटा वन जी हो गया, एक्स की जगह पे जी, ये हो गया, ये इंटेग्रल बन गया। पोल कहाँ पे है, जी इज इक्वल टू 0 पे सिर्फ, और वो भी एक्स एक्सिस पे है, तो पोल एट एक्स एक्सिस जी इज इक्वल टू 0 पे है और अपर हाफ में कोई नहीं है, नो पोल इन अपर हाफ। तो फिर क्या करेंगे, सिर्फ आपने उस x वाले का ही रेजिड्यू निकाल लेना है। तो इसका रेजिड्यू कैसे निकलेगा, लिमिट z अप्रोचेस टू वो पॉइंट 0 पे रेजिड्यू है, अच्छा z माइनस 0 यानी कि z ही है ये, और e पार अयोटा z ओवर z, ये z कैंसिल आउट हो जाएगा, e पार अयोटा 0, e पार 0 1 हो गया, रेजिड्यू आ गया। तो लो जी 0 टू इन्फिनिटी जब निकालना है तो 2 पे डिवाइड करना था, ये आपको मैंने बताया था, साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स 2 पे डिवाइड कर लें, वरना माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी निकाल के फिर 2 पे डिवाइड कर लें। इमेजिनरी पार्ट ऑफ रेजिड्यूज अपर हाफ वाला तो 0 हो गया 2 पाई के साथ जो मल्टीप्लाई होना था, पाई योटा के साथ मल्टीप्लाई होना है इसमें, तो पाई योटा इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, पाई बनेगा, तो आंसर क्या आ गया जी, पाई बाय 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर है जो आप लोगों ने देखना है। पॉसिबल है कि आप लोगों को इस बार 1 माइनस कॉज एक्स ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसी को भी देख लेते हैं। कॉज एक्स की जगह पे क्या करेंगे, हमने ई पार एयोटा एम जी ओवर जी स्क्वायर डी जी, 0 पे पोल है, एक्स एक्सिस पे पोल है, ऑर्डर 2 का है, तो रेजिड्यू कैसे मालूम करेंगे, 0 पे ही, तो इसमें लिमिट नहीं पुट होगी क्योंकि 1 ओवर 2 से कम का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, अच्छा इसका
फर्स्ट डेरिवेटिव, 2 से कम डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा 2z। अच्छा जी, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, किसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है हमने 1 माइनस e पर एटा जी ओवर जी स्क्र मल्टीप्लाई बाय z माइनस ए, उससे आप लोग इसको क्या कर देंगे, जितनी पावर हो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रेजिड्यू का हमने फार्मूला यहाँ पर राइट किया था। मैं फार्मूला आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ। अच्छा, रेजिड्यू का फार्मूला जो मैंने आप लोगों को लिखवाया है जिस टाइम, तो मेरा ख्याल है कि मैं वो दोबारा उसको मल्टीप्लाई करते हुए देख रहा था कि z माइनस ए से मैंने मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, तो जितनी ऑर्डर का पोल होगा z माइनस ए की उतनी ही पावर से बेसिकली हमने उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। यानी कि 2 ऑर्डर का पोल है तो z 2 से ही मल्टीप्लाई करवाना है, तो रेजिड्यू का z माइनस ए पावर 2 से ही हम उसको क्या कर दें, m ऑर्डर का है तो m पावर से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे। ओके, ये हम देख रहे थे रेजिड्यूज फाइंड आउट करने के लिए। वेल जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दी है हमने इसको, जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या चीज़ बची है 1 माइनस ई पर एटा जी। इसको जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो अयोटा ई पर माइनस एटा जी बच जाएगा, अयोटा ई पर एटा जी, और उसमें हम जी की जगह पे जी की वैल्यू भी पुट करते हैं, तो 0 पुट करेंगे तो ई पार 0 1 हो जाएगा, तो माइनस एटा बच गया। तो उसके बाद फिर वही काम कि हमने अब जो काम करना है वो 0 टू इन्फिनिटी 1 माइनस कॉज एक्स ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे, और कॉज है तो रियल के लिए लेंगे, अपर हाफ प्लेन पे कोई रेजिड्यू नहीं, पाई योटा के साथ ही मल्टीप्लाई होना है इस रेजिड्यू ने, तो माइनस और योटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो पाई बच जाएगा जो कि रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट पाई ही आ जाएगा, तो इसका आंसर भी पाई बाय 2 आता है। तो इस क्वेश्चन को भी और इससे पहले वाले क्वेश्चन को भी, दोनों को आप लोगों ने ध्यान में रखना है, क्योंकि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही क्वेश्चन है, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ही जो कंटूर इंटीग्रेशन है उसी की जो टाइप 4 है ये उसका क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों के जो पास्ट पेपर्स हैं उससे रिलेटेड कुछ मटेरियल आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आप लोगों को हेल्प मिली है तो कुछ जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रिपरेटरी सेशंस में डेमो क्लासेस का कुछ इशू था, जिन्होंने कहा कि हमें कोई डेमो क्लासेस दें, तो ये उन लोगों के लिए भी है, और उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं वो इस तमाम मटेरियल को देखें, इंशाल्लाह वो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे।